बच्चों, आज हम प्रेमचंद की, जैसा कि हम कहते हैं कि आज भी प्रासंगिक हैं, इस संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि क्यों प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का स्थान अन्यतम है। उनका समस्त उपन्यास साहित्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा लगता है मैं वो न केवल अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, वरन समसामयिक परिवेश में भी या परिप्रेक्ष्य में भी उसकी उतनी ही महत्ता है जितनी कि उस समय थी। आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने न केवल उपन्यास विधा को नई दिशा प्रदान की, अपितु उनके उपन्यासों में नारी की जो पुरातन छवि थी, भोग्या की, दासी की, उपभोग करने की वस्तु जो बन के रह गई थी, विलास की, उस पुरातन छवि, वासना की पुरातन घिसी पिटी छवि से, धारणाओं से उसको निकालकर आधुनिक आदर्श स्वरूप की उसकी स्थापना की, उसको आदर्श रूप में हमारे समक्ष अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। वस्तुतः नारी जो है शताब्दियों से उपेक्षित रही है। मुगलों के आगमन से, मुगल काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया था। विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो गई थी। नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, जबकि वैदिक युग में इसका बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। उस समय नारी जो थी पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। वो कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ खड़ी होती थी। हमने देखा है कि केकई जो थी वो समरांगण में दशरथ के साथ उसने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वैदिक युग में और पूर्व वैदिक युग में स्त्रियां जो थीं वो पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं। गार्गी, मैत्रेयी आदि अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने शास्त्रार्थ से कई बार पुरुषों को पराजित भी किया है। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद ने वस्तुतः नारी की जो वासना की पुरातन घिसी पिटी धारणाओं से उसको निकाला और उसके आदर्श स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। वस्तुतः नारी शताब्दियों से उपेक्षित रही थी, क्योंकि मुगल काल आ गया था बाद में। उसके बाद प्रागैतिहासिक युग के बाद में वैदिक, पूर्व वैदिक युग, वैदिक युग के बाद, उसके बाद वैदिक युग, और वैदिक के बाद में जब मुगलों के आगमन से नारी का जो अधिकार थे उनका हनन होने लगा था। नारी उपभोग की वस्तु बनकर रह गई थी। आधुनिक काल में आके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसा पहले मैथिली शरण गुप्त लिखते थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध और आंख में पानी, या इससे पहले जो रीतिकाल तक था उपभोग की वस्तु बनकर रह गई थी। लेकिन सबसे पहले प्रसाद ने नारी को श्रद्धा की वस्तु मानते हुए उन्होंने लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पत्तल में भी उसके बहा करो। तो उस काल में आते आते उससे पहले गांधी ने और साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने नारी को एक उसके उज्जवल स्वरूप, एक उज्जवल चरित्र का हमारे सामने प्रस्फुटन किया। वह अपनी, उनकी मान्यता थी कि वह अपनी असमर्थता के कारण निरंतर मानसिक अत्याचार सहती रही है, क्योंकि वो जैवीय संरचना के आधार पर या शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुषों से तो कमजोर रही है सदा से। तो ऐसा हमारे समाज के द्वारा उसे निरंतर दंडित किया जाता रहा, प्रताड़ित किया, या भोग की वस्तु मानकर, एक कठपुतली या विलास की वस्तु मानकर रखा गया। तो उनका कहना था कि वह अपनी असमर्थता के कारण निरंतर मानवीय अत्याचार सहती रही। इसी विवशता के कारण उसे अबला कहकर पुकारा जाता था। वह अपने सहधर्मिणी के पद को खो चुकी थी। जो उसका कहते हैं ना कि जब विवाह होता है तो विवाह में पुरुष और स्त्री एक रथ के दो पहिए होते हैं, दोनों का बराबर सा योगदान होता है। यदि एक पहिया टूट जाए तो रथ का चलना असंभव होता है। दोनों पहिए जब तक सम्यक रूप से काम नहीं करेंगे तब तक वो गाड़ी
सम्यक रूप से नहीं चल पाएगी। तो वो कहते हैं कि नारी ने अपने सहधर्मिणी के पद को छोड़कर वो केवल भोग्या बनकर रह गई थी। प्रेमचंद वस्तुतः मानवतावादी कथाकार थे, साहित्यकार थे, अतः मानवता के वो चतुर चितेरे थे। अतः उनके अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की ही देन थी कि आज नारी ने अपना चिर विनिष्ट गौरव का पद जो था, जो बहुत समय से उसने खो दिया था, चिर विनष्ट कर दिया था, खत्म हो गया था, उसका समाप्त प्राय था, उस गौरव के पद को पुनः प्राप्त किया। अतः नारी जो थी अपने गौरव के पद को प्राप्त करने के कारण अब वो समाज में अर्धांगिनी हो गई, पुरुष की आधा हिस्सा हो गई, पुरुष के समकक्ष चलने के लिए वो अब उसको अधिकार मिल गए। अब उसको अपना जीवन सम्यक रूप से जीवन यापन करने की पूर्ण समाज के द्वारा अनुमति मिल गई। तो वो आज वह अर्धांगिनी, सहचरी और सहधर्मिणी के साथ साथ अब सहगामिनी के पद पर भी अग्रसर हो रही है। प्रेमचंद यद्यपि सुलझे हुए अत्याधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। विचार जो थे उनके आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक होने के साथ साथ क्रांतिकारी विचार नहीं थे उनके। समाज में वो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन परिवर्तन ऐसा ना हो कि वो बगावत हो जाए। वो नारी की स्वतंत्रता देखना चाहते थे, नारी को स्वतंत्र होकर दीक्षित, शिक्षित, अधिकार संपन्न देखना चाहते थे, लेकिन उसके स्वच्छंद नहीं होना चाहते थे। उसको ये नहीं कि वो जैसे कि मालती जो है गोदान में आप देखते हैं कि वो स्वच्छंद आचरण करने लग जाती है, तो वो उसके स्वच्छंद आचरण के भी विरोधी रहे हैं। वो नारी के विवाह के पक्ष में थे, मातृत्व के पक्ष में थे। जैसा कि आज देखते हैं कि नारियां कई जो हैं अपने को मातृत्व को उन्होंने अपनी सुंदरता गौण हो जाए इस चक्कर में वो माता नहीं बनना चाहती, लेकिन वो मातृत्व के पक्ष में थे, विवाह के पक्ष में थे। विचार उनके बिल्कुल आधुनिक होने के साथ साथ भी सुलझे हुए थे, वो सुलझे हुए विचारों के थे। यही कारण है कि उन्होंने पुराण मित्यमेव न साधु सर्व न चापी सर्व नव मित्य नवधम, कालिदास की इस उक्ति के अनुसार उन्होंने न तो समग्र रूप से पुरातन की स्वीकृति दी, पुरातन की स्तुति दी की, और न ही समग्र रूप से आधुनिक को स्वीकारा। उनको पुरातन और आधुनिक में जहां जो उचित लगा, दोनों को सम्यक रूप से समन्वय करके दोनों को एक साथ लेकर चलने की उन्होंने सिफारिश की है। ये नहीं कि ना तो वो एकदम पुरातन नारी के प्राचीन स्वरूप को स्वीकारने में पक्षधर हैं, और ना ही नारी के जैसा कि आज हम देखते हैं पश्चिम की स्त्री जो है एकदम स्वच्छंद होकर जो आचरण करती है, वो उसके स्वच्छंद आचरण के भी पक्षधर नहीं थे। दोनों में जहाँ जो उचित है, जहाँ जो अच्छा है, जहाँ जो ग्राह्य है, उसी को ग्रहण करने की उन्होंने हमेशा वो पक्षधर रहे हैं। पुरातन और आधुनिक में जहाँ उन्हें उचित लगा, उन्हीं आदर्शों पर अपने पात्रों को उन्होंने अपने कथा साहित्य में ढाला है। ना उन्होंने समग्र रूप से सम्यक रूप से पुरातन की स्तुति की, और न ही सम्यक रूप से आधुनिक का पक्ष लिया। प्रेमचंद अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों की नारी विषयक धारणा से सहमत नहीं थे। जैसा मैंने आपको भी इतनी देर से बता रही थी कि रीतिकाल से पहले, रीतिकाल तक नारी जो थी पुरुष के हाथ की कठपुतली थी। वो जैसा चाहा वैसे उसको अपने इशारों पर नचाता था। वो एक खिलौना थी, उसके इंगितों पर नाचना उसका एक मात्र जीवन का लक्ष्य बनकर रह गया था। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वो जो चाहे वो नहीं कर सकती थी, पुरुष जो चाहेगा वही करेगा। तो इस प्रकार की जो पहले की पूर्ववर्ती साहित्यकारों की जो धारणा थी या जो विचारधारा थी, उस विचारधारा से प्रेमचंद कदापि सहमत नहीं थे। मध्ययुगीन साहित्यकारों की जो द्वारा या मध्यकाल में जो नारी की जो दुर्दशा थी, जैसा मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार की उस समय कुरीतियां प्रचलित थीं, कुप्रथाएं समाज में थीं। कई बार मैं इनका जिक्र कर चुकी कि दहेज प्रथा थी, अनमेल विवाह था, बाल विवाह था, छोटे से बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, सती प्रथा था। अगर छोटी सी आयु में ही, अल्पायु में बड़े वृद्ध से एक तो शादी कर दी,
और विवाह करने के उपरांत यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको जबरन पति के साथ जलने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह का उस समय बिल्कुल कोई समाज के द्वारा आज्ञा नहीं दी गई थी। तो इन्होंने विधवा के पुनर्विवाह की प्रतिज्ञा में, उन्होंने जैसे प्रतिज्ञा उनका उपन्यास है, उसमें विधवाओं के पुनर्विवाह करने की, जैसे पुरुष विवाह कर सकता है दूसरा, तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती, इस प्रकार के इनके बिल्कुल आधुनिक विचार थे। वो कहते हैं कि मध्ययुगीन नारी की दुर्दशा पर उन्होंने स्थान स्थान पर अश्रु प्रवाहित किए हैं। जो नारी की स्थिति थी मध्यकाल में, वो उनको बहुत करुणा देखकर, उनको बहुत करुणा, उनके हृदय दया से पिघल जाता है, वो एकदम द्रवित होते हैं। प्रेमचंद ने कभी भी स्त्री पुरुष को भेद की दृष्टि से नहीं देखा। उनकी दृष्टि में उन्होंने हमेशा नारी और पुरुष के समान अधिकारों की अनुशंसा की है। हमेशा वो नारी और पुरुष को समान मानते रहे, एक दूसरे के पूरक मानते रहे, एक दूसरे के साथी मानते रहे। दोनों को एक के बिना दूसरे का जीवन असंभव है, ऐसा उनकी हमेशा धारणा रही है। उन्होंने नारी के समान अधिकारों की सुरक्षा की सिफारिश की। उनकी नारी विषयक जो धारणा है, मेरी नारी का आदर्श एक स्थान पर त्याग, सेवा और शुश्रूषा सदैव बिना असंतोष प्रकट हो। वो कहते हैं नारी सेवा करे, त्याग करे, समर्पण रखे। जो नारी के, आप जैसे जानते हैं कि नारी हमेशा से कोमलांगित तो है ही, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है कि वो ममतालु है, स्नेही है। दया, करुणा, प्रेम, ममता, स्नेही, संवेदना, ये सारी जो उसके मूल गुण हैं, उन मूल गुणों को हमेशा बनाकर रखे। तो मैं उनकी नारी विषयक धारणा को अब आपसे अगली क्लास में चर्चा करूंगी।